आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट लगभग पूरा कर लिया था और वॉल्यूम से रिलेटेड हम लोगों के काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बाकी रह गए थे। तो एक बार अपन लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं वॉल्यूम से रिलेटेड, और फिर उसके बाद में नया टॉपिक शुरू करते हैं, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहली चीज़ जो अपन लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, अभी क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि 640 किलोग्राम SO2 है। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे मान लो 22 मिलीग्राम CO2 है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। अभी कि अगर इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वाई मैप बनाया था, आप लोग को ध्यान होगा बच्चों, है ना। वाई मैप का मतलब हो गया कि हम लोग मास को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जा सकता है। यही हुआ इसका मतलब, है ना। आपको मास ही तो गिवन है और मास से आपको क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। तो पहले अपन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, वॉल्यूम में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए जरा इसको कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 कैलकुलेट करो। तो आप सब जानते हैं कि गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यही होना चाहिए। तो SO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए, देखिए इसका ऑक्सीजन का हो गया 16 + 16 32 और सल्फर का होता है 32, टोटल मिला के इसका हो गया 64, राइट। आप ये देखेंगे ये भी मैंने ग्राम्स में रखा है और ये वाला भी मैंने ग्राम्स में रखा है। दोनों ग्राम से ग्राम क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 × 10⁴ नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, यही तो होगा, राइट। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोल्स कैलकुलेट करने के बाद में आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, है ना। तो देखिए वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ SO2, ये आपको कैलकुलेट करना है फाइनली। तो आप सब जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, आप लोगों ने पढ़ा भी है, ये है ना, एक्सपेरिमेंटल डेटा है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मेरे पास यहाँ पर क्या है 1 मोल SO2 गैस है, तो वो उसमें उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स। आपको क्वेश्चन में तो कुछ गिवन ही नहीं है, STP है, NTP है, ऐसा तो कुछ गिवन नहीं है। तो और वैसे भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि चाहे STP हो या NTP हो, हमेशा वॉल्यूम आपको क्या लेके चलना है, वॉल्यूम आपको 22.4 लीटर से लेके चलना है, यही तो हुआ। तो अब देखो, इसलिए अगर मेरे पास में इतने सारे नंबर ऑफ मोल्स हैं, एक मोल में इतना वॉल्यूम होता है, तो इतने मोल्स में कितना होगा, तो 1 × 10⁴ मोल्स ऑफ SO2 में क्या होगा, 22.4 × 10⁴ लीटर्स, यही तो होगा। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 224 × 10⁻³ लीटर्स। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, 224 किलोलीटर्स। आ गया इसका वॉल्यूम, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड कैसे करना है। सेकंड में आपको बोला जा रहा है 22 मिलीग्राम CO2। तो इसके लिए सबसे पहले वही आपको CO2 के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो 22 मिलीग्राम, पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। ये हो गया 22 मिलीग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये हो गया 1/2 × 10⁻³ फाइनली जब आप उसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 5 × 10⁻⁴। ये हो गया हमारे नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए अब अगर अपन को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला तो हमारे पास लिखा हुआ ही है कि भाई 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, 22.4। तो इतने मोल्स में कितना होगा, तो देखिए 5 × 10⁻⁴ × 22.4 लीटर्स, यही तो होना चाहिए। तो बस अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना आना चाहिए, 112 × 10⁻⁴ लीटर्स, राइट। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.112 इंटू, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, इसको एक सिंपल बना लेते हैं, 11.2 × 10⁻³ लीटर्स, ऐसा बनाया जा सकता है। सही है कि आप एक बार चेक कीजिए, है ना। देखो बेसिक काम तो अपना खत्म हो चुका है। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करो, इसको हटा दो बच्चों, है ना। एक अपन इसको सिंपल जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में किया है अपन लोगों ने वैसा ही काम कर लेते हैं, है ना। तो देखो भाई 1 मोल CO2 गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर्स इसका वॉल्यूम होता है, राइट। तो हमारे पास में 5 × 10⁻⁴ मोल्स होंगे
तो इसमें कितना होगा 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 22.4 लीटर्स। यही तो आ रहा है बच्चों, आप देखो कोई डाउट नहीं है इसके अंदर में, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, है ना। आप देखो बस अपन को इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 112 इंटू 10⁻⁻4 लीटर्स। या तो यही है इसका आंसर, लिख दीजिए। अदरवाइज आप चाहें कि नहीं मेरे को इसको और सॉल्व करना है तो आप लोग इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 11.2 इंटू 10⁻³ लीटर्स, और 10⁻³ लीटर्स को हम लोग मिलीलीटर्स बोल देंगे, ये हो जाएगा हमारा 11.2 मिलीलीटर, राइट। इस तरह से अपन लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि अपन को और कॉन्सेप्ट अपना अच्छा हो जाए। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विच इसको ऐसा कर लो, इन CO2 which occupies 1012 ml at S2। अब देखिए सबसे सिंपल पहली बात तो ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि CO2 में ऑक्सीजन के एटम्स बताने हैं। अब CO2 कितना है, CO2 आपको दे दिया 1012 ml। अब देखिए कैसा पूछा जा रहा है, आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल से आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के बाद आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, तो बस अब अपन इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं कि किस तरह से आगे इन चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है, राइट। अब देखते हैं अपन लोग कैसे करते हैं। देखो एक बार, बहुत आसान है। सबसे पहली चीज़, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, तो आप सब जानते हैं फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम। अगर ये मिलीलीटर में है तो याद रखिएगा डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 22,400 मिलीलीटर से आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये लीटर में होता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, 22.4 लीटर्स यहाँ पर हम लोग लिख रहे होते हैं, राइट। आ जाइए, गिवन वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, गिवन वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स इज 1012 डिवाइडेड बाय, इसको ऐसा लिख दें, थोड़ा सॉल्व करने में भी आसानी हो जाएगी, है ना। तो देखो इसको जब आप लोग सॉल्व करते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो एक बार देखिए 112, इधर देखिए थोड़ा इजी हो जाएगा, 506 आगे बढ़ाएं, ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 256, सॉरी 253। और अदरवाइज एक काम करते हैं, इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के बजाय अपन लोग तो अपने नंबर ऑफ एटम्स पे फोकस करते हैं, वहां पे जाके सारी कैलकुलेशन अपन लोग सॉल्व कर लेंगे, राइट, है ना। ऐसा ही करते हैं अपन लोग ताकि अपना समय भी बचेगा। और स्टूडेंट्स कई बार अपने को ये बहुत आसान से ऐसे क्वेश्चंस अपन को दे देता है, तो ये चीज़ भी अपन लोगों को आ जाएगी यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए 1012 डिवाइडेड बाय 22400, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 तो यही हो गए। अब आपसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने होंगे इसके अंदर में, तो आप लोग आंसर लिखेंगे 1012 डिवाइडेड बाय 22400 इंटू NA, यही तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर, राइट। और अब आपको बोला जाए कि यहाँ पर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बताइए, तो हम सब जानते हैं कि एटम्स की कैलकुलेशन एटॉमिसिटी के हिसाब से होती है। तो यहाँ पर CO2 में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 इंटू मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 2 की जगह 2, इधर आ गया 1012 डिवाइडेड बाय 22400 इंटू 6 इंटू 10⁻23। अपन इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। देखो बेटा, आज मैं मैथमेटिक्स पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट आप लोग अपने लेवल पे कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे को सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाना है एक बार कि वॉल्यूम वाले जो क्वेश्चंस हैं मोल कॉन्सेप्ट में, उसको किस तरह से पढ़ा जा सकता है, वो चीज़ अपन लोग अब यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरह से अपन मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है 3 तरीके से देख सकते हैं। मास के बेसिस पे देख सकते हैं,
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे, और सबसे लास्ट हम लोगों ने पढ़ा वॉल्यूम के बेसिस पे देख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपन लोगों ने पढ़ी है ना, कई सारे रूल्स पढ़े, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पढ़ा, गे-लुसैक्स लॉ अपन लोगों ने पढ़ा, ऐसी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कवर की, काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नया नेक्स्ट टॉपिक करते हैं चैप्टर का, और वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। तो देखिए कैसे करना है। देखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या पढ़ाते हैं, ये क्या बताएंगे अपन लोगों को। बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया है अपना यहाँ पर, है ना। बहुत सारे साइंटिस्ट ने जब काम किया है तो उनके रूल्स को उन्हीं के नाम पर हम लोग जो है, या टॉपिक के नाम पर हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो कैसे करते हैं वो एक बार आप यहाँ पर देखो। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, अलग अलग साइंटिस्ट ने जो काम किया है केमिकल्स की हेल्प से, है ना, अलग अलग केमिकल्स की हेल्प से, तो वो क्या क्या किए हैं तो उनमें आप देखो। सबसे पहला जो रूल है, सबसे पहला रूल है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। सेकंड जो रूल है हमारे पास वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट जो रूल आएगा वो आएगा अपने पास में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल आएगा, नेक्स्ट जो रूल आएगा हमारे सामने वो आएगा हमारे पास में गे-लुसैक्स लॉ, है ना, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। और जो लास्ट रूल आएगा वो है हमारे पास में एवोगैड्रोस रूल, जिसे हम लोग एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं, है ना, एवोगैड्रोस लॉ। अब देखो आप बेटा, इसमें से ये दो तो अपन लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे एक बार बता देता हूँ, एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, ये देखो प्रीवियस लेक्चर में अपन लोगों ने कवर किया है, तो इसलिए इसको दोबारा से टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। अब देखो बेटा इसका क्या मतलब है। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, एवोगैड्रो लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंडर द कंडीशंस ऑफ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा था और शायद आपको ध्यान भी आ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस पार्टिकल्स, यही अपन लोगों ने पढ़ा था, राइट। और इसके लिए अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके लिए अपन लोगों ने पढ़ा था कि इफ द गैसेस आर केप्ट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, तो यहाँ पर क्या होने चाहिए कि गैसेस जो है वो कंबाइन किस रेशियो में होंगी, इक्वल रेशियोज में होंगी, सिंपल नंबर रेशियो में होंगी। तो अपन ने कुछ ऐसा पढ़ा भी तो था यहाँ पर कि देखिए हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस रिएक्ट करके बनाती है हमारे सामने 2HCl। तो अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, 1 वॉल्यूम ऑफ hydrogen gas reacts with 1 volume of Cl2 gas produces 2 volumes of HCl gas। इसको आप लोग चाहें तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 ml of hydrogen gas reacts with 1 ml of chlorine gas produces 2 milliliters of HCl, राइट, ठीक है। ये सारी कहानी कब वैलिड होगी, STP पर। ये तो अपन लोगों ने रूल पढ़े हुए हैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन मेक्स अ रिएक्शन विद 1 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करती हैं 2 लीटर्स ऑफ HCl गैस। ये तो सारे रूल्स रेगुलेशंस अपन लोगों ने पढ़े हुए हैं। इनका क्या यूज होता है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर में, इसी से अपन लोगों ने, आपको ध्यान होगा कि इसी से अपन लोगों ने वॉल्यूम की कैलकुलेशन निकाली थी अपन लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के लिए, राइट। यहां तक का तो काम अपना करा हुआ है। अब अपने 3 रूल बच गए हैं जिनको अपन लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, राइट। अब देखो एक चीज बताओ जरा, जैसे मान लो अपन लोगों को बोला जा रहा है, फर्स्ट रूल देखिए आप यहां पर, है ना, बाकी के रूल्स को मैं सेम जब जरूरत पड़ेगी उस समय पर मैं इनके नाम वापस लिख दूंगा, अभी मैं फर्स्ट रूल से डिस्कस कर रहा हूं बेटा। तो देखो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, अब ये तो बचपन का रूल है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अपन इसको कन्वर्ट करते हैं, यही तो इसका एग्जांपल है। तो अब देखो इसके अंदर में अपन लोग यहाँ पर कैसा, इसकी इक्वेशन क्या है, तो यहाँ पे तो मास कंजर्वेशन का रूल है, तो आप लोग क्या रूल लिखेंगे कि भैया द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में, या एक रूप से दूसरे रूप में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है ना, कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी क्रिएटेड, है ना,
नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट एक फॉर्म से अपन इसको दूसरे फॉर्म में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। यही तो है ना, इसका पूरा स्टेटमेंट अपन लोग लिख सकते हैं। अब देखो यार एक क्वेश्चन देखो, इसका क्या मतलब है, अपन लोग इसको कैसे समझ सकते हैं। तो इसको देखो समझने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, H2 प्लस हाफ O2, ये हो गया गैस, ये भी हो गया गैस, यहाँ पे बन जाएगा H2O लिक्विड। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो रिएक्शन हो रही है से मान लो 98 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, तो हम सब जानते हैं कि 98 डिग्री सेल्सियस पर तो वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है, और प्रेशर यहाँ पर लिख लीजिए 1 atm, राइट। ये मैंने ऐसा लिख दिया, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिक्विड ही आया, गैस क्यों नहीं आया, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस तो यही बताती है, राइट। अब देखो मैंने जी आपको कहा कि इसका मेरे पास में है जी 25 ग्राम हाइड्रोजन का, ठीक, ऑक्सीजन का मेरे पास में है 20 ग्राम, तो बताइए वाटर कितना बनेगा। तो देखो मास कंजर्वेशन का रूल क्या है, उसे ना तो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ना बना सकते हैं, ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अभी यहाँ पर कोई एक सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर एक दूसरा सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दोनों को अपन मिक्स कर दें, दोनों को अपन मर्ज कर दें, है ना, उनसे कोई केमिकल रिएक्शन करवा दें, तो क्या बन जाता है हमारे पास में, वाटर बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो गई, हाँ या ना, उसकी पहचान खत्म हो गई इंडिविजुअली। अब हमारे पास में क्या बन के आ गया, H2O। तो इसका मतलब अगर मैं पहले बोल रहा था कि मेरे पास हाइड्रोजन के 25 ग्राम है, तो अब मेरे को 25 ग्राम तो नहीं मिलेंगे, ना ही मेरे पास ऑक्सीजन के 20 ग्राम मिलेंगे। मुझे मिलेगा क्या, अब तो मुझे ये मिलेगा। तो इसका मतलब इसका क्वांटिटी कितना होना चाहिए, तो इसका क्वांटिटी अब होना चाहिए यहाँ पर 45 ग्राम्स। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई ना तो मास को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ना बना सकते, ना ही हम लोग यहाँ से मास को हटा सकते हैं, तो केवल एक रूप से दूसरे रूप में ही तो परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि भाई यहां पर इसको अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं, एक दूसरा अगर इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, देखो जरा, सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स, ऐसा बोला जा सकता है, राइट। यहां तक अपने को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ये तो वही तो चीज है। तो आपने क्या किया था, देखो इसी रूल को तो लगाया, तभी तो पता चला अपने पास में कि वाटर कितना आना चाहिए, वाटर हमारे पास में 45 ग्राम्स आना चाहिए। कि इन दोनों का मास का सम कर लो, 25 प्लस 20 45 हो गया, तो ये क्या हो गया, सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। ये किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट के, कि प्रोडक्ट का मास कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट एक ही है तो टोटल 45 ग्राम्स क्या बनना चाहिए, वाटर बनना चाहिए। सिंपल सा रूल है। आप लोग एक और इक्वेशन देख लो, N2 प्लस 3H2 मिलके यहाँ पे बन रहा है 2NH3, ये भी गैस फॉर्म में, हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में, और नाइट्रोजन भी हमारे पास में गैस फॉर्म में। अब एक चीज़ देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं और हमारे पास में क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस। पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे, देखो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है उससे भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अपन लोग यहाँ पर अब स्टाइक्योमेट्री की या स्टाइक्योमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर 2 मोल बनता है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ रहे अपन लोग। देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी मैंने रिएक्शन बैलेंस लिखी है, लेकिन आप लोग जब इसकी क्वांटिटी की, जब गिवन क्वांटिटी की, गिवन मास की बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन बैलेंस हो कोई जरूरी नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में रिएक्शन करते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है वो अपन को पता होना चाहिए। अपन लोगों ने ऐसा थोड़ी डिक्लेयर किया मोल कॉन्सेप्ट की जैसे कि हाइड्रोजन गैस के 1 मोल से हाफ मोल ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है और 1 मोल वाटर बनाता है, ऐसा तो अपन ने डिस्कस नहीं किया ना। अपन ने तो क्या कहा कि हाइड्रोजन गैस का 25 ग्राम ऑक्सीजन गैस के 20 ग्राम के साथ में अभिक्रिया करता है और 45 ग्राम वाटर बनाता है, हाँ या ना। तो इसमें इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, अभी तक इसके अंदर में कोई रूल ऐसा बना ही नहीं है कि इसको बैलेंस करने की जरूरत आए। ये अपन लोग पढ़ेंगे भी मोल कॉन्सेप्ट के सेकंड पार्ट के अंदर में। अभी अपन मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, है ना। कोटा स्टाइल के अंदर में अगर अपन लोग बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट मोल कॉन्सेप्ट 1 जिसमें मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, सेकंड हम लोग एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। इसके अलावा और क्या बात कर रहे हैं, डिफरेंट रूल्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें अपन लोग यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। और जब अपन मोल कॉन्सेप्ट 2 की बात करेंगे तो वहां पे डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए, किस तरह से इसमें और डिटेलिंग आगे पढ़ी जाए, वो सब चीजें अपन लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट 2 में। तो चलिए अभी अपन इस टॉपिक पे देख लेते हैं। तो मैंने आपको बोला कि मान लीजिए कि मेरे पास किसी तरह से 100 ml,
है ना। वैसे ml तो अभी मेरे को बोलना थोड़ा गलत है क्योंकि अपन लोग यहाँ पे मास की बात कर रहे हैं, तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि ये 100 ग्राम्स मेरे पास में अमोनिया गैस यहाँ पर बन गई है ना। 100 ग्राम्स अमोनिया गैस बनी है और मान लीजिए कि शुरुआत में सैंपल में 37 ग्राम्स मेरे पास में क्या थी, हाइड्रोजन गैस थी। 37 ग्राम्स हाइड्रोजन गैस थी मेरे पास में। तो बताइए नाइट्रोजन गैस कितनी होगी। तो रूल क्या है, सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का टोटल मास कितना है 100 ग्राम्स, इसका टोटल मास कितना होगा, नाइट्रोजन का x मान लेते हैं, तो x प्लस 37, देखिए क्या बनना चाहिए यहाँ पर, x प्लस 37 इज इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, 100 हो जाना चाहिए, यही तो होना चाहिए। तो देखिए x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 100 माइनस 37, यहाँ पे हो जाएगा 63 ग्राम्स। आ रहा है अपन को समझ में किस तरह से यूज करना है। तो देखो इसमें से क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये तो क्वेश्चन कुछ पूछने लायक बना ही नहीं है। क्वेश्चन पूछने वाली चीज जो होती है वो इसके अंदर में पूछी जाती है इसकी लिमिटेशंस, इसकी कमियां पूछी जाती है कि भाई हर रूल जो बना है मतलब उसके बाद हमें दूसरा रूल पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई है, या इस रूल में कोई कमी होगी तभी तो हम नए नए रूल्स को डिस्कस करना चाहते हैं। तो देखिए इस नए नए रूल्स को डिस्कस करने की या इस रूल को पढ़ने में हमको क्या चीज कमी महसूस हुई, तो एक एग्जांपल समझाता हूं मैं आप लोगों को, फिर अपन लोग शुरू करते हैं बेटा, है ना। तो देखो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोग अपने बाइक, एक्टिवा या कार से मान लो अपने घर से निकले और 200 किलोमीटर दूर जाके अपने किसी फ्रेंड के या किसी रिश्तेदार के या कहीं आप लोग घूमने गए या किसी पिकनिक पे गए, ऐसा मान लो, राइट। तो देखो अब इनिशियली क्या हो, आप यहां पे बैठे हो, ये आपकी कार है ना, या जो भी आपका ऑटोमोबाइल है, आप इसके ऊपर बैठे हो, यहां से आपने लगभग 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और आप कहां पे आ गए हो, अपनी डेस्टिनेशन पे, राइट। अब देखो यहां पर अपन को क्या करना है, मास कंजर्वेशन का रूल लगाना है ना। तो यहां देखो, यहां पर अगर अपन बोले कि ये मेरा रिएक्टेंट है, इसको बोल देता हूं मैं रिएक्टेंट, ये हमारी डिस्टेंस, ट्रेवल, टाइम जो भी अपन माने उसको मान ले रिएक्शन, और ये मेरी डेस्टिनेशन है, मतलब ये मेरा प्रोडक्ट है, मुझे यहां तक जाना है, ठीक। यहां पर अगर मास की बात की जाए तो देखो मास किस किस का होना चाहिए, मास ऑफ पर्सन प्लस मास ऑफ व्हीकल, यही तो होगा, इन दोनों को जोड़ दो बस। वहां पर हम पहुंचेंगे तो डेस्टिनेशन इज ए प्लेस, डेस्टिनेशन एक जगह ही तो है। जैसे आप अभी से जयपुर में हो, सीकर चले गए या फिर चूरू चले गए या फिर बीकानेर चले गए, ये सब डेस्टिनेशन एक जगह ही तो है, उसका कोई मास तो नहीं हो सकता। तो यहां पर भी अगर मैं मास कैरी करूंगा तो यहां पर हो जाएगा मास ऑफ पर्सन प्लस मास ऑफ व्हीकल। भाई ऐसा तो नहीं है कि रास्ते भर में व्हीकल ही नहीं रहेगा, जैसा आप लोग लेके आते हो वैसा ही व्हीकल तो अपने यहां तक डेस्टिनेशन तक आता है ना, क्योंकि वापस भी तो जाना होगा घर पे, हाँ या ना। तो अब जरा समझो, यहां पर मान लेते हैं ये टोटल वेट था, ऐसा मान लो 300 kg, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आप लोगों को, ये जो टोटल मास है वो 300 kg है। यहां पर कितना होना चाहिए, बताइए बच्चों कितना होना चाहिए। कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है सर हम 200 किलोमीटर क्यों 5000 किलोमीटर ट्रेवल कर लें, क्या फर्क पड़ रहा है, मास तो उतना कत्ता ही रहना चाहिए। हम कहीं जाते तो पतले थोड़ी हो जाते हैं सर, या मोटे थोड़ी हो जाते हैं रास्ते के अंदर में, नहीं। गाड़ी जो है वो पतली थोड़ी हो जाती है, गाड़ी भी जैसी होती है वैसी ही होती है सर, ठीक है। थोड़े बहुत टायर घिस जाते हैं सर, तो टायर घिस जाते तो 1 किलो वजन कम हो जाएगा सर, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, मतलब 300 का 299 हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर हो गया से मान लो 280 किलोग्राम, ऐसा एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं अभी आपको, है ना, इतना हो गया। तो बोले ये क्या हुआ, 300 था तो 300 से 280 में कैसे हो गया, है ना। अब देखो मैं अभी आपको सिखा तो रहा हूँ इस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं जब आपको इसकी लिमिटेशन बताऊंगा तो मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखूंगा, उस वर्ड से अपन लोगों को चीजें सीखनी पड़ेंगी और वही वर्ड आपको इसकी लिमिटेशन को पूरा याद भी करवा देगा। देखो कैसे भाई, मास ऑफ व्हीकल के साथ साथ हमें एक और लिख लेना चाहिए, मास ऑफ फ्यूल। भाई बिना फ्यूल के तो गाड़ी चलती नहीं है ना। मान लीजिए यहाँ पे 50 लीटर पेट्रोल था आपके पास, है ना, या डीजल था आपके पास, तो क्या यहाँ पर भी 50 लीटर ही रहेगा, 200 किलोमीटर चलने के बाद में भी 50 लीटर ही थोड़ी रह सकता है, फ्यूल तो कंज्यूम हो जाएगा ना। फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा, इसका मतलब हो गया 50 लीटर की जगह हो सकता है 10 लीटर बचाओ, हो सकता है 5 लीटर बचाओ, या
40 लीटर बचाओ, लेकिन 50 तो कभी भी नहीं बचेगा ना, 50 से तो कम ही बचेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी लिमिटेशन में कौन से सब्सटेंस आ सकते हैं, इसकी लिमिटेशन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया जा सकता है जहां पर मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। 50 लीटर का कुछ तो मास होगा कि नहीं होगा, 50 लीटर फ्यूल का, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, 50 लीटर फ्यूल गया का, 50 में से 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर, जो भी आपको जाने में, इस 200 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो भी आपका फ्यूल लगा वो कहां गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा ना, हाँ या ना। वो एनर्जी किसको मिल रही है, व्हीकल को मिल रही है, हाँ या ना। तो बताइए मास कम होगा कि नहीं होगा, मास कम होगा ना। तो फिर जब मास कम हो गया तो मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहां पे लगेगा, द्रव्यमान तो संरक्षित ही नहीं होगा। ये बात अपन को समझ में आएगी नहीं आई, पहले तो ये बताइए, राइट। तो हर उस जगह पर जहां पर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, हर रिएक्शन में, हर फिनोमिना में जहां पर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसे अपन लोग क्या बोल देते हैं, वो ऐसी अभिक्रियाएं होंगी, वैसे रिएक्शंस होंगी जहां पे मास कंजर्वेशन का रूल अप्लाई नहीं होगा, राइट। अब इसके कुछ रियल एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये तो हमारा समझने वाला एग्जांपल था जहां पे अपन लोग इसको समझ चुके हैं। अब जैसे एक बात बताओ, जैसे मान लो सैटेलाइट है ना, अब इंडिया बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ता रहता है, कभी ये कभी वो, कभी चाइना ने छोड़ दिया तो फिर इंडिया का मन कर गया एक और हम भी रिलीज कर देते हैं, एक सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं, है ना बेटा। तो अब देखो लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट को आपको लॉन्च करना है ना। तो सैटेलाइट की लॉन्चिंग की अगर अपन बात करें तो सैटेलाइट तो आप देखो जरा, ऐसा कुछ रॉकेट जैसा होता है क्या, है ना। आप ढंग से देखो, जब इस सैटेलाइट को लॉन्च करते हो तो ये जो सारे के सारे पैकेट्स हैं, ये क्या है, ये सारे के सारे फ्यूल के पैकेट्स हैं। फ्यूल बर्न होता है, इसको एनर्जी मिलती है, ये ऊपर 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 जाता रहता है। सैटेलाइट कहाँ है, सैटेलाइट तो सिर्फ यही है ना। तो इसका मतलब डेस्टिनी जब वो अपने कक्षक में, अपने ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ये पूरा होता है क्या, नहीं, वहां पर तो सिर्फ यही वाला पार्ट होता है ना, ऊपर वाला ही पार्ट। तो देखो जब यहां से लॉन्च हुआ तो उसका मास इन सब का समेशन था, जब सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में पहुंच गया तो सैटेलाइट का मास तो बस इतना ही होगा ना, जो सैटेलाइट का मास होगा ओरिजिनली, बस उतना ही तो होगा एक्चुअल में जितना मास होगा। तो ये वाला मास कहां गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। आई बात समझ में। तो लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट जो भी होगा तो वो हमेशा और हमेशा किसके एग्जांपल्स में आएगा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करने वाली रिएक्शंस में इसको यूज किया जाएगा। और कोई एग्जांपल्स, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सी, ये एक मैं पॉइंट लिख रहा हूं, जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, सारी की सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल जो है वो फॉलो नहीं करती है, क्योंकि ये क्या करते रहते हैं, यहाँ पर जैसे यूरेनियम है, तो यूरेनियम हमने कहा से मान लो एक कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जैसे एक्स एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, से मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 236, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो अपना ये 236 क्या है, इसका मास है, मैंने इसका एटॉमिक नंबर नहीं लिखा है, एटॉमिक नंबर से मुझे लेना देना ही नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा, देखो ये यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, से मान लो P बन गया और ये हो गया 234 या 232 हो जाएगा, ऐसा मान लो 232 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो 236 था, इसका मास 232 हो गया, इसका मतलब यहां से कुछ बाहर निकला होगा, यहां से अगर आप लोग ढंग से देखेंगे तो क्या बाहर निकल गया, यहां से हीलियम बाहर निकल गया। हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम मतलब क्या, हीलियम गैस मतलब अपन इसको ऐसा एक नाम दे दिया अपन ने, अल्फा पार्टिकल्स। तो इसका मतलब पहले कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस था जो खुद को डिकम्पोज कर रहा है, खुद को डिके कर रहा है, और उससे कौन कौन से पार्टिकल्स बाहर निकलते जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलते जा रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स का मतलब क्या हो गया, एनर्जी पार्टिकल्स बाहर निकलते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो सारी की सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस भी इसके एक्सेप्शंस में, इसके लिमिटेशंस में काउंट होती है। ये चीज अपन को ध्यान रखना है, ये 2 पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, राइट। चलिए अब अपन लोग अगला रूल पढ़ते हैं। अगला रूल है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। देखो डेफिनेट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है ना, एक निश्चित अनुपात का क्या मतलब है यहाँ पर।
दूसरा रूल अपन देखते हैं। आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी कुछ समय पहले पर जिसे अपन लोग बोलते हैं समस्थानिक, है ना। समस्थानिक क्या है ये आप लोग बता सकते हैं। समस्थानिक एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर तो समान होता है और एटॉमिक मास जो होता है वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है ना। तो अब एक बात बताओ यार, जस्ट लाइक मान लो यू आर इन इंडिया और एक कोई पर्सन है जो किसी यूएसए में है ना, यहाँ पर भी एक साइंटिस्ट है और यहाँ पर भी एक साइंटिस्ट है, यहाँ पर बी साइंटिस्ट है, यहाँ पर ए साइंटिस्ट है। इसने मान लो कोई CO2 गैस बनाई, इसने भी किसी तरह से CO2 गैस बनाई, दोनों ने CO2 गैस बनाई, ठीक। अब अगर दोनों ने CO2 गैस बनाई तो यार इसमें कार्बन कौन सा वाला था, C12 भी हो सकता था और C14 भी हो सकता था, राइट। यहां पर C12 भी हो सकता था और C14 भी हो सकता था, राइट, ठीक है। इसी तरह से आप देखो कि इसने बनाया H2, यहां पर भी बनाया H2। मान लो कोई ऐसी, दोनों साइंटिस्ट हैं, रिएक्शंस मतलब रिसर्च करते रहते हैं, कोई रिएक्शन करवाई, या तो CO2 बना होगा या H2O बना होगा। अब देखो CO2 और H2O बन गया, हमने मान लिया, इसने कहा कि जी ये एक सब्सटेंस जो बना है ना मेरे पास में ये CO2 है, या फिर ये जो एक सब्सटेंस बना है ना वो CO2 है। मुझे लग रहा है बच्चों कुछ थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं चलो समझने के लिए। आप लोग को मालूम है हम लोग कुछ गल्फ कंट्रीज से ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, राइट। अब देखो वो जो ऑयल अपन लोग इंपोर्ट करते हैं वो ऑयल अपने को कहाँ काम में आता है, इंडस्ट्रीज में यूज हो जाता है वो ऑयल और कहाँ पे यूज होता है ये ऑयल, और जो ऑयल है वो पेट्रोलियम के फॉर्म में यूज हो जाता है, पेट्रोल डीजल है ना, ऐसी अलग अलग चीजें हमारे पास में बन पाती है। तो एक बात बताओ जरा, उसने बोला जी हमारे पास ऑयल है, ऑयल आके खरीद लो, तो ऑयल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो होनी चाहिए ना, ऑयल का कुछ एक फिक्स तो होना चाहिए ना कि यार नहीं, मतलब देखो एक सिंपल सी बात बोलो कि आपको वैरायटी ऑफ ऑयल्स अवेलेबल है, जैसे वेजिटेबल ऑयल होता है ना, एक अपन लोग बोलते हैं परफ्यूम्ड ऑयल्स होते हैं। अगर अपन लोग देखें तो अपन लोग अपने घर अपने बालों में जो ऑयल लगाते हैं वो खाने वाला ऑयल तो नहीं लगा सकते ना अपन लोग, कि मूंगफली का तेल लगा लिया हमने, सोयाबीन का तेल लगा लिया बालों में, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो वो ऑयल अलग आते हैं, खाने वाले ऑयल अलग आते हैं, ठीक है। जो अपन खाना खाते हैं जिस ऑयल से क्या उससे गाड़ी चल जाती है क्या, नहीं चलती है। तो ऑयल की भी तो एक निश्चित एक फिक्स कैटेगरी है ना, उसकी प्रॉपर्टी है कि नहीं, आप पहले ये बताइए, हाँ या ना। तो अगर उसकी कोई एक फिक्स प्रॉपर्टी है, एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि यहाँ पर भी अपन लोगों को ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो रूल इसीलिए बनाया गया है यहाँ पर कि है ना, मान लो कि अपने पास में एक CO2 बना या इधर एक CO2 बना, ठीक है। अभी अपन ऑयल वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ऑयल मान लो से मैं कहता हूँ मैं तो दुबई से लेके आ रहा हूँ, इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमें दुबई से मिलना चाहिए, और मान लेते हैं ऐसा बोल देते हैं जैसा कि $127 पर गैलन मिलेगा। गैलन उसकी यूनिट होती है, मतलब ऐसा बोलेगा कि $127 दोगे तो 20 लीटर दे देगा। ऐसे एक एग्जांपल मान लो है ना कि गैलन में 20 लीटर आते हैं, ये इसका यूनिट है। वो मैं आपको अभी अपन को यूनिट पे नहीं जाना, आप लोग फिजिक्स में अच्छे से सीख लेंगे उसको। फिलहाल के लिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। $127 में मिल रहा है। अब सोचो वहीं पर एक और कंट्री है गल्फ में जिसका नाम है कतर। कतर ने इंडिया को प्रपोजल दिया कि सर आप हमारे यहाँ से $125 में ले जाओ, मतलब एक गैलन जो आप दुबई से परचेस कर रहे हो हम आपको $2 सस्ता देंगे। अब आपको तो हजारों गैलन चाहिए, मतलब बहुत ऑयल लेके आते हैं हम लोग, तो सोचो अगर एक गैलन पे ही $2 का फर्क पड़ रहा है तो हम लोग क्यों नहीं लेंगे, हम लोग कतर से लेंगे। लेकिन क्वेश्चन वापस से दिमाग में आया, क्या क्वालिटी दोनों की सेम होगी क्या? अगर दोनों की क्वालिटी सेम हो जाए तो हम लोग कतर से लेना प्रेफर करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। ये तो ही हमारी समझने वाली बात। लेकिन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोल दो इसको, है ना, या कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोल दो, बात एक ही है बेटा जी, है ना। डेफिनेट या कांस्टेंट दोनों में से कुछ भी इसको बोला जा सकता है। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि चाहे आप CO2, अब एग्जांपल सुनना मेरी बात, अब ढंग से सुनना है स्टेटमेंट, चाहे आप CO2 इंडिया से लाओ, चाहे USA से लाओ, चाहे आकाश से लाओ, चाहे पाताल से लाओ, कहीं से भी लाओ, अगर आप उस सब्सटेंस को CO2 बोल रहे हो ना, तो उसमें अवेलेबल कंपोनेंट्स का जो मास रेशियो होता है वो हमेशा और हमेशा कांस्टेंट होता है। तो लेट्स हैव एन एग्जांपल, जैसे CO2 की बात करूं, मैंने कहा जी कि इसको मैं CO2 बोल रहा हूं,
कहां से लाए हो? यूएसए से। दूसरा बोल रहा है मैं कहां से लाया हूं उसको? अमेरिका से लाया हूं, इंडिया से लाया हूं, पाकिस्तान से लाया हूं, कहीं से भी लाया हूं। अगर वो CO2 है तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं? एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। यस और नो? इनका वेट रेशियो निकालिए। इनका वेट रेशियो का क्या मतलब होता है? मास रेशियो नहीं बोल के अपन इसको वेट रेशियो बोल रहे हैं। वेट रेशियो का क्या मतलब होता है? वेट रेशियो का मतलब होता है कि भाई देखो कार्बन के एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही एटम है यहां पर, तो एक एटम है तो उसका मास कितना होना चाहिए? 12, राइट? ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए? 16। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, तो 16 + 16 यहां पे हो जाएगा 32। तो ये हो गया 12, ये हो गया 32। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 3:8। मतलब अब ढंग से सुन लो, स्टेटमेंट क्या है? अगर कोई सब्सटेंस जिसको आप CO2 बोल रहे हो, चाहे वो इंडिया से आए, पाकिस्तान से आए, अमेरिका से आए, साउथ अफ्रीका से आए, कहीं से भी आए, अगर वो CO2 है तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का वेट रेशियो कितना रहना चाहिए? 3:8 रहना चाहिए। अगर 3:8 है तो इसका मतलब वो CO2 ही है, अगर वो 3:8 नहीं है इसका मतलब वो CO2 के अलावा कोई और चीज है। बताइए बात समझ में आया क्या? ठीक वैसे ही मैंने कहा जी मैं दुबई से जो ऑयल लेता हूं उसमें ऑयल की कुछ एक फिक्स कैरेक्टरिस्टिक होगी, प्रॉपर्टी होगी। अगर वो की वही प्रॉपर्टी मुझे कतर वाले ऑयल में मिल जाए तो इसका मतलब वो ऑयल हमारे काम का है। अदरवाइज तो $125 में दे रहा है, वो फ्री में भी देता तो भी हमारे कोई काम का नहीं होता। बताइए ये बात अपन को समझ में आई कि नहीं आई? अब दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा जी H2 है। अब आप लोग आजकल देखो अलग अलग चीजों का आप लोग देखते हो, जैसे हैंड सैनिटाइजर होता है, ठीक है, हमारा पानी होता है, विनेगर होता है ना, अलग अलग परफ्यूम की बॉटल्स आती है, सब एकदम पानी जैसा ही दिखता है, राइट? जी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैसा ही दिखता है, अपन को लगता है कि यार ये पानी है ये तो। लेकिन आप खुद ही सोचो, अगर वो पानी है तो फिर उसके अंदर में भी उसकी को भी तो कोई फिक्स प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आप किस चीज को पानी बोल देते हो कि यार इसको पानी बोल देना, और दूसरी बॉटल में नहीं 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 ये पानी नहीं है, ये मत पीना, आप लोग ऐसा ही तो बोलते हो। तो कैसे पता चलता है कि भाई वो पानी है? तो आप देखिए केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूं कि अगर आप किसी चीज को वाटर डिक्लेयर कर रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो वेट रेशियो जो है वो फिक्स होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 2। तो 2 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2 ग्राम्स, है ना? और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो यहां पर अगर कोई रेशियो हमारे पास में बन के निकल के आता है तो वो हो गया 1:8। मतलब जिसे आप वाटर बोल रहे हो, केमिस्ट्री में अगर उसको वाटर प्रूव करना है तो वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होना चाहिए वो 1:8 होना चाहिए। ये कौन सा रेशियो है? ये वेट रेशियो है ना? ये चीज अपन को क्लियर होनी चाहिए। तो आपको इसके सोर्स से कोई लेना देना नहीं है, वो कहां से आया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। अगर आप किसी सब्सटेंस को क्लेम करते हो कि वो CO2 है, वो H2 है, तो अपन लोग उसको क्या बोल सकते हैं? यहां पर उनका फिक्स रेशियो जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। यही तो इसका मतलब हुआ ना। तो अब देखिए मैं स्टेटमेंट यहां पे लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल वेट ऑफ कंपोनेंट्स, या ऐसा बोलो रेशियो ऑफ weight of components present in the molecule is always fixed, और ब्रैकेट में लिख लो फिक्स्ड है। इसका मतलब वहां पे क्या अवेलेबल होगा हमारे पास में? सिंपल रेशियो अवेलेबल होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स, लोकेशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। मतलब किसी भी कंडीशन में वो चीज रखी हुई हो, उसके सोर्स से, उसकी लोकेशन से, उसके एनवायरमेंटल कंडीशन से अपन को कोई लेना देना नहीं है। अपन को तो सिर्फ एक ही चीज से लेना देना है, और वो ये है कि अगर आपने कोई कंपोनेंट, कोई मॉलिक्यूल बोल दिया ना कि वो मॉलिक्यूल ये है, CO2 है, H2O है, CaCO3 है, कुछ भी आपने बोल दिया, तो उसमें जो भी कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कैल्शियम है, कोई भी है, तो उनका जो वेट का रेशियो होगा वो हमेशा कैसा होने वाला है? हमेशा फिक्स होने वाला है। और फिक्स मतलब एक सिंपल रेशियो आएगा। जैसे आप देखिए वाटर के केस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया? 1/8।
यहां पर आप देखिए 3/8, ये हर बार जरूरी नहीं है अपॉन में 8 ही आए, अपॉन में तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन रेशियो कैसा है, ये सिंपल रेशियो है ना। ये चीज अपन को ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सिंपल रेशियो है हमारे पास में, यहां पर ये सिंपल रेशियो यहां पर बनने वाला है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है। अब ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास बहुत सारे समस्थानिक होते हैं, बहुत सारे समस्थानिक हैं, तो उससे हमारे को ऐसा भी तो मिल सकता था, ये CO2 है, आप ऐसा भी तो बोल सकते थे कि कार्बन जो है वो 14 वाला होगा हमारे पास में, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो 17 वाला होगा। ऑक्सीजन के दो समस्थानिक होते हैं, ऑक्सीजन 16 एंड ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 17 वाला भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब जब आप यहां पर रेशियो निकालोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 7:17, हमको चाहिए कितना 3:8। तो इसका मतलब ये जो CO2 बनेगा, कहने को तो इसका फॉर्मूला CO2 है, लेकिन इसकी कोई भी प्रॉपर्टी, कहने को तो ये CO2 है, ढंग से सुन लो, लेकिन इसकी कोई भी प्रॉपर्टी एनवायरमेंटल CO2 से मैच नहीं करेगी। अब मैं आपको बता देता हूं, बोले कैसे, आप कैसे श्योर होके बोल सकते हो, तो देखो मेरे को कुछ इसकी एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक पता है जो मैं आपको भी बता देता हूं, है ना। अब देखो कार्बन जो 14 वाला होता है वो कैसा सब्सटेंस होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। अगर ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो इसका मतलब क्या करेगा, ये अपने मास को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता रहेगा। मास को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो इसका मतलब CO2 का आप जितना भी मास लोगे उससे कम हो जाएगा। CO2 का मास कम हो जाएगा तो ये तो फिर कुछ और ही चीज बन जाएगी ना। एनवायरमेंटल CO2 तो CO2 के फॉर्म में ही रहती है, जितनी क्वांटिटी में होती है उतनी ही रहती है, अनलेस उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं किया जाए, है ना बेटा। तो ये चीज अपन को समझ में आ गई। तो एक लास्ट रूल अपना और बचता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बाद में, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बहुत सिंपल सा रूल है, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि अपन को समझ में आए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। थर्ड रूल है मेरे पास में, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ऐसे सब्सटेंस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज में आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज में अगर आपस में कनेक्ट हो सकते हैं तो देखिए क्या होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग H2O। अब अगर H2O एग्जांपल लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 16। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर इसका रेशियो क्या बन रहा है भाई, 1:8 बन रहा है, राइट। दूसरा मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ H2O2 जिसका नाम होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में हाइड्रोजन का मास तो है 2 और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां पर इसका मास हो जाएगा 32, राइट। इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 1:16, राइट। तो अगर देखो, अगर अपन को डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात करनी है या कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करनी है तो यहाँ पे आप कहेंगे कि 1:8 इसका रेशियो होना चाहिए वाटर का और 1:16 होना चाहिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। तो देखो ये जो मल्टीपल प्रोपोर्शन है ये कहता क्या है, ये बताता है कि दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, दो एटम है ना हमारे पास में, ये डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज में भी क्या कर सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। जैसे 1:8 में भी कंबाइन हो सकते हैं और 1:16 में भी कंबाइन हो सकते हैं, राइट। अब ये दोनों तो आपस में डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज में कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन इनमें कोई रिलेशन है क्या, H2O और H2O2 में कोई रिलेशन है क्या? हाँ जी, एक रिलेशनशिप है, वो देखिए क्या है। वो रिलेशनशिप क्या है, बहुत सिंपल है। इसका मैं आप लोगों को रूल याद नहीं करने को बोलूंगा, रूल कोई नहीं पूछता है इसका, लेकिन इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो एक बार देखो जरा, रूल का एक सिंपल सा पार्ट है, एक पार्ट मैं आपको बता रहा हूं कि मल्टीपल प्रोपोर्शन रूल केवल और केवल तब लगाना है जब हम क्या फिक्स कर ले, जब हम एलिमेंट्स फिक्स कर ले। अलग अलग एग्जांपल्स के साथ मैं आप लोग को बताने वाला हूं, अभी रुक जाओ एक बार, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने फिक्स कर लिया, क्या ये एक ही रेशो में रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाते हैं क्या, मॉलिक्यूल बनाते हैं क्या? हाँ जी, 1:8 में। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब डिस्कवरी हुई तो पता चला कि 1:8 के अलावा 1:16 में भी रिएक्ट कर सकते हैं और नया मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अरे बन तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही रहा है ना, तो इसका मतलब एलिमेंट तो फिक्स ही है ना। तो देखो अपन ने कहा कि इन दोनों में कोई रिलेशनशिप हो सकती है क्या, तो इन दोनों में रिलेशनशिप हो सकती है। इसको एक तरह से देखा जाए, देखो कौन सा एलिमेंट है जिसका वेट रेशियो, जिसका मास रेशियो फिक्स्ड है। हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना है 1, पक्का। तो दूसरा जो एलिमेंट है अदर देन कॉमन वेट रेशियो, वेट रेशियो के अलावा जो भी दूसरा एलिमेंट है उसका अगर अपन रेशियो देखें तो देखिए ऑक्सीजन फ्रॉम फर्स्ट कंपाउंड, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं और इसको मैं बोल देता हूं सेकंड,
राइट। अब देखो इन दोनों में क्या होगा, ऑक्सीजन फ्रॉम फर्स्ट एंड ऑक्सीजन फ्रॉम सेकंड। तो देखो फर्स्ट में ऑक्सीजन जो है वो 8 पार्ट्स है और सेकंड में जो ऑक्सीजन है वो 16 पार्ट्स है, और इधर हो गया 1:2। तो देखो एक चीज समझो यहां पर कि अगर कि मल्टीपल प्रोपोर्शन रूल के अकॉर्डिंग दो ऐसे एलिमेंट जो आपस में डिफरेंट रेशियोज में कनेक्ट हो सकते हैं, डिफरेंट रेशियोज में मिक्स होकर मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, तो उसमें कॉमन वेट रेशियो वाले एलिमेंट के अलावा, तो उसमें कॉमन वेट रेशियो के अलावा वाला जो एलिमेंट होता है वो हमेशा, उनका जो मास रेशियो होता है, उनका जो वेट रेशियो होता है वो हमेशा कैसा होता है, सिंपल रेशियो होता है। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, हमेशा सिंपल रेशियो होगा। अगर सिंपल रेशियो आ जाए तो इसका मतलब कौन सा रूल लग गया, मल्टीपल प्रोपोर्शन। सिंपल रेशियो नहीं आए तो मल्टीपल प्रोपोर्शन लग ही नहीं रहा है। बताइए ये बात समझ में आया क्या, है ना। अब देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कितना समझ में आता है कितना नहीं, ये भी अपन को क्लियर हो जाएगा। अगला जो एग्जाम्पल है वो है अपने पास में, जैसे CO और दूसरा एग्जाम्पल हो गया मेरे पास में CO2। कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और अलग अलग मॉलिक्यूल, अलग अलग रेशियो में रिएक्ट करते हैं तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो 12, यहाँ पे आप देखोगे तो 16, यही तो होगा। यहाँ पर आप देखोगे तो 12, यहाँ पर आप देखोगे तो 32। पक्का। अपन को इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है कि इसको अपन सिंपल सॉल्व करें। यहाँ देखो ये चीज तो कॉमन ही है ना, तो कॉमन वेट रेशियो के अलावा जो दूसरा एलिमेंट होता है, जैसा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन मैं किससे बात कर रहा हूँ, CO से, ये वाला ऑक्सीजन मैं किससे लेके आ रहा हूँ, CO2 से लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो रेशियो है वो देखो क्या है, 16:32। रेशियो क्या बन गया वापस से, सिंपल रेशियो बन गया। 1:2 बन रहा है, 1:3, 1:4, 1:5 ऐसा कुछ भी बन सकता है, बट बनेगा कैसा, सिंपल रेशियो बनेगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है SO2, इधर एक और एग्जाम्पल है SO3। सल्फर ऑक्सीजन, यहाँ पर सल्फर हो गया 32, इधर भी सल्फर हो जाएगा 32, यहाँ पर हो जाएगा सल्फर 32, इधर हो जाएगा ये 38। अब अपने पास जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, वो ऑक्सीजन या तो SO2 से आ रहा है या यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो SO3 से आ रहा है, इन्हीं से तो आ रहा है। तो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऑक्सीजन हो गया 32 पार्ट्स, यहाँ पर ये ऑक्सीजन हो गया 48 पार्ट्स, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3। सिंपल रेशियो तो बन रहा है, हाँ या ना। ये बात अपन को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या कहता है कि सेम एलिमेंट्स अगर डिफरेंट रेशियोज में कंबाइन होते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो कॉमन वेट रेशियो वाले एलिमेंट के अलावा, कॉमन वेट रेशियो वाले एलिमेंट के अलावा जो दूसरा एलिमेंट है वो हमेशा और हमेशा एक डेफिनेट रेशियो में ही रिएक्ट करते हैं, डेफिनेट रेशियो में ही रिएक्ट करते हैं कि ये 1:2 में रिएक्ट करेंगे, ये 2:3 में रिएक्ट करेंगे। बस इससे ज़्यादा इसके अंदर में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आया होगा, यहाँ तक आप लोग को क्लियर भी है कि किस तरह से अपन लोगों को ये रूल्स करने हैं। बाकी के जो 2 रूल्स हैं वो हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, है ना। अब एक दो इसके ऊपर छोटे छोटे से क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अपन को समझ में आए कि ये जो है वो इन रूल से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मास कंजर्वेशन का तो रूल मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहाँ से हमेशा लिमिटेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिमिटेशन को आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। और अब अपन लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग does not follow law of multiple proportion, है ना, does not follow law of multiple proportion। देखते हैं कौन कौन से हैं, है ना। तो अब देख लो कौन कौन सा है, वो आप लोग को यहाँ पर समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो, पहला है हमारे सामने SnCl2 SnCl4, दूसरा है PbO PbO2, तीसरा है FeCl2 FeCl3, HCl NaCl। ठीक है, और देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 मान लो, H2SO4 H2S6। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं अपने एक अलग तरीके से पूछ लूंगा, इस वाले पार्ट को, है ना।
देखो जी, एक सिंपल सी बात है, मल्टीपल प्रोपोर्शन, अपन तो इन 4 पे फोकस करते हैं, वो 4 क्या ऑप्शन है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अपन को सिर्फ इन 4 के बारे में बात करनी है फिलहाल। देखो बोला जा रहा है मल्टीपल प्रोपोर्शन का रूल जो है वो फॉलो होना नहीं होना चाहिए। तो देखिए टिन क्लोरीन एलिमेंट तो 2 ही है, डिफरेंट रेशियोज में कनेक्ट हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 4 है, तो अपन लोग इसका रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो आयरन ऑक्सीजन, सॉरी लेड ऑक्सीजन, आयरन क्लोरीन, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन क्लोरीन नहीं है, सोडियम क्लोरीन है। तो इसका मतलब यहाँ तो एलिमेंट ही बदल गए, और जब एलिमेंट बदल गए तो मल्टीपल प्रोपोर्शन का रूल अप्लाई नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 4th होना चाहिए, ठीक है। इन चारों में देखो, इन चारों में से अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि मल्टीपल प्रोपोर्शन का रूल किस में फॉलो नहीं हो रहा है, ढंग से सुनिएगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन का रूल किस में फॉलो नहीं हो रहा, तो आप देखिए हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फर, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन तो तब फॉलो होता ना जब हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन होता और इसमें भी हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन होता, तभी तो होता। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। कार्बन और क्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग एलिमेंट्स के लिए नहीं हो सकता, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर में, तो इसमें भी नहीं हो सकता। H2O एंड H2O मल्टीपल प्रोपोर्शन है क्या? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम रेशियो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम रेशियो, कोई अलग ही नहीं है, तो इसमें भी मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं लगा सकते आप। इसमें लगा सकते हो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कॉमन हुआ, नाइट्रोजन जो है वो अलग अलग रेशियो के अंदर में होगा। तो यहां पर आप लोग बोलोगे कि इसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है, और बाकी के 3 में क्या हो रहा है, मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो नहीं हो रहा है ना। ये बात अपन को समझ में आ रहा है, इसमें भी मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, केवल इसके अंदर में फॉलो ये चीज हो रही है। आई होप ये बात अपन को समझ में आती है बच्चों, है ना। तो अपन लोग अब देखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन के जस्ट बाद अपन लोग डिस्कस करेंगे एम्पायरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बड़ा अच्छा टॉपिक हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं, तो तब तक अपने साथ में जुड़े रहिए और इनके साथ साथ में जो आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको आप लोग सॉल्व करते रहिए। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।